हे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, या लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? डिविजन ऑफ सॉलिड्स, है ना। सॉलिड्स किस किस में डिवाइडेड थे? क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, यही चीज देखी थी। अब आज फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे, है ना। हमें अमॉर्फस सॉलिड्स का डिवीजन नहीं पढ़ना है, हमें केवल और केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डिवीजन पढ़ना है एज पर आर NCERT एंड एज पर एज द सिलेबस। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? तो अच्छे से समझेंगे एक एक चीज को, हर एक टाइप ऑफ सॉलिड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम नोट डाउन करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से एग्जाम्पल्स दिमाग में रखने हैं। साथ ही साथ NCERT में एक टेबल भी गिवन है जिसमें पूरा कंपैरिजन आपको दिख जाएगा, आप चाहें तो उसे भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये पढ़ने के बाद, ठीक है। उसमें पूरी एक समरी दे दी गई है आपको, जितने भी सॉलिड्स हम पढ़ेंगे उसके बारे में। डिवीजन है बेसिस पर, कुछ कुछ चीजों के बेसिस पर डिवीजन है, तो आप एक बार वो टेबल चाहे तो रेफर कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें तो आपकी यहाँ क्लियर हो ही जाएंगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं आपके साथ नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहली चीज भाई जो आपको मिलती है वो क्या है? टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस, है ना। अभी हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर कवर किया है यहाँ तक, तो आपको हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वीडियो, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल गया है इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर। साथ ही साथ जहाँ पर भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है या जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब सेकेंड चीज जो है भाई वो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको PDF के फॉर्म में मिल जाती हैं, है ना, और सॉल्यूशन नेक्स्ट डे मिल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप ही के लिए एडवांटेज वाली चीज है, क्वेश्चन का एप्लीकेशन सीख पाते हो, आप देख पाते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए फिर सॉल्यूशन वीडियोस आपको दी जाती हैं ताकि, या सॉल्यूशंस आपको दिए जाते हैं ताकि आप अपनी गलतियां चेक कर लें, अप्रोच चेक कर लें, किस तरह से शुरू करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलो बाकी ये आपका कोई भी लेक्चर है, जैसे अभी सॉलिड स्टेट की बात ही कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट का आपको कोई भी लेक्चर देखना है, आप सीधे magnetbrains.com पर जाएंगे। दिस इज द वेबसाइट www.magnetbrains.com। आप इस पर जाएंगे, अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, वहां पर वाइड नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी ये हमारा पर्टिकुलर लेक्चर नीट के लिए है, नीट केमिस्ट्री, लेकिन आपको नीट का कोई और सब्जेक्ट देखना है या फिर कोई और कोर्स, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स, तो अगर आपको वो देखना है तो भी आप अपना सिर्फ कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने सारा का सारा कंटेंट आ जाने वाला है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है भाई कि ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, मतलब इसका कोई भी अलग से आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई भी चीज पेड नहीं है, चाहे आपकी वो DPP हो, चाहे आपके वो लेक्चर्स हो। और ऐसा नहीं है भाई कि 1 2 3 लेक्चर्स चल गए उसके बाद आ गया सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सारी चीजें बिल्कुल इजीली एक्सेसिबल हैं, एक बार में आपको सब हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चलिए तो अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, और DPP डाउनलोड करनी है, DPP डाउनलोड कर सकते हो, लेक्चर देखना है, लेक्चर देख सकते हो रियल टाइम में। क्लियर है इतनी चीज? चलिए ठीक है, अब अगली चीज आती है भाई चैप्टर वाइज MCQs। आपको काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस या चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ये हमारे नीट मॉड्यूल का ही हिस्सा है, क्योंकि प्रैक्टिस ही तो है भाई जो इस पर्टिकुलर कंपटीशन या इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को स्पेशल और बोर्ड से हटकर बनाती है ना। तो जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना ज़्यादा हम सीख पा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करें, या जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर आता है भाई एक बहुत ही अहम पार्ट, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस की इंपॉर्टेंस तो आपको क्या ही बताएं, वो तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं जब आप नए नए होते हो ना चीज़ों को लेकर। मतलब एग्जाम के लिए, एग्जाम आपके लिए नई चीज़ है एक, अगर आप 11th के स्टूडेंट थे या 12th के हैं तो
अभी तक आपने एग्जाम दिया नहीं है, लेकिन वंस यू गिव द एग्जाम ना, आपको समझ में आ जाता है कि भाई अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए होते ना तो समझ आ जाता कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये भाई वो चीज़ है जो हमें रियल पिक्चर दिखाएगी, जो एग्जाम डे पर हमें दिखने वाली है। और ये चैप्टर वाइज हम क्यों करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस हर चैप्टर के हम करते हैं। क्यों करते हैं भाई, ताकि आपको एक चैप्टर वाइज एनालिसिस मिल जाए, है ना, कि हर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पुराने सालों में पूछे गए हैं, तो हम अपनी प्रेपरेशन उस तरह से अलाइन कर दें। क्लियर है। अब मान लो बहुत बड़ा बहुत लेंदी चैप्टर है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं उस चैप्टर के, और हमें समझ में आ रहा है कि भाई पूरा चैप्टर छोड़कर एंड में से एक टॉपिक है, उसमें उसी में से हर साल क्वेश्चन आ रहा है और आ ही रहा है ना। तो ये एनालिसिस अब हमारे लिए कितनी काम की हो गई ना। सारा चैप्टर तो पढ़ लिया हमने, जान सारी चीजें ली, लेकिन वो एक चीज जिससे क्वेश्चन आ रहा है वो हमें आती है या नहीं, बस वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी तैयारी के साथ भी प्रोसीड करेंगे। हमें बहुत कुछ पढ़ना है, मैं मान रही हूँ, लेकिन एक डाइवर्टेड, मतलब आप ये समझो कि अगर अपनी प्रैक्टिस या अपनी प्रेपरेशन को एक सही दिशा नहीं दोगे ना, तो फिर बात नहीं बन पाएगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये काम कौन कर देता है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने अपनी सारी तैयारी कर ली है, लेक्चर्स से लेकर के क्वेश्चंस अपनी तरफ से लगा लिए हैं, डीपीपीज लगा लिए हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लगा ली हैं, और अब जो फाइनल चीज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर ये हमसे बन गए इतनी तैयारी के बाद, एक चैप्टर हमने अपनी तरफ से रेडी कर लिया, उसके बाद हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ये हमसे बन गए, मतलब भाई थम्स अप, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं भाई, अगर आपसे मान लो कि नहीं बनते हैं तो बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। आप उस क्वेश्चन को पिक करेंगे, देखेंगे कि क्या अलग है, किस तरह से पूछ लिया। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम अप्लाई होते हैं, लेकिन बस उनको पूछने का तरीका एग्जामिनर चेंज कर देता है। आती है हमें सारी चीजें, तो वो जो तरीका है ना, वो ही बस हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने डायमेंशंस में ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कितनी तरह से एक ही बात को पूछा जा सकता है। क्लियर है इतनी चीज। तो ये सारी बातें या ये सारी चीजें आपकी कब क्लियर होंगी, जब आप अच्छी प्रैक्टिस रखेंगे, अपनी गलतियों को खुद से एनालाइज करेंगे और उन पे सुधार करेंगे, उन पे वर्कआउट करेंगे। क्लियर है इतनी बातें। चलो ठीक है, अब आता है डाउट सॉल्विंग सेशन या फिर इंटरैक्टिव लाइव सेशंस जो आपके साथ रख लिए जाते हैं, जिसमें हम और आप बात करते हैं। अब चाहे वो गूगल मीट सेशन हो, चाहे यूट्यूब लाइव हो, जो भी हो, बस इंटरैक्शन ज़रूरी है। मतलब वो चीज़ जो है वो है डिफाइनिंग चीज़ भाई, कि इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा। तो इसीलिए ये जो डाउट सेशंस हैं आपके लिए रेगुलरली टाइम्ड रहते हैं, जिसमें आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब जब आपसे रियल टाइम में या इन लाइक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे बात हो जाती है, आपकी चीज़ें हम जान लेते हैं, आप अपनी कुछ बातें बताते हो, हम अपनी कुछ बातें बताते हैं, तो मज़ा आ जाता है, लगता है कि हाँ भाई सही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो ये मोटिवेशन थ्रू आउट ज़रूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। क्लियर, तो ये हमारा मोटिव रहता है डाउट सेशंस का। बाकी अगली चीज़ है टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज जो आपको मिलने वाले हैं या मिलेंगे, आपके नीट मॉड्यूल का हिस्सा है तो आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। फिर आता है भाई गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न। गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, लाइक आप जो एग्जाम देने जा रहे हो, अभी तो आप 12th में हो, लेकिन जब 11th में नए नए थे तो कुछ तरह से कुछ बातें थी जो क्लियर नहीं थी, तो इस तरह के सेशंस आपके लिए कंडक्ट कर लिए जाते हैं बीच में, या फिर कंक्लूसिव एक वीडियो बनाकर दे दिया जाता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बाकी रही बात किसी भी तरह का चेंज अपडेट होता है या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है ना, आपकी एनटीए जो कंडक्टिंग बॉडी है उसकी तरफ से अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उस केस में हम आपको वो चीज़ बता देते हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप भी एनटीए की वेबसाइट के साथ अपडेटेड रहें, लेकिन अगर नहीं रह पाते तो कोई बात नहीं, हम वो काम आपका करके देंगे, है ना। कोई भी किसी तरह का चेंज आता है तो वी विल फॉरवर्ड दैट टू यू। बाकी रही बात चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन की, तो वन शॉट रिविजन्स हम करेंगे और उसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में कवर कर लेते हैं। तो भाई इसके भरोसे मत रहना, ये सारी चीज़ों को जंप करके यहाँ मत आ जाना, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस क्या कर लिया,
ये सारी चीजें स्किप कर दी और वन शॉट रिवीजन में पूरा चैप्टर तो हो ही रहा है तैयार, चलो वही देख लेते हैं, बात बन जाएगी। नहीं, ये मिस्टेक नहीं करेंगे, इट इज अ रिविजन बेटा। और रिविजन हम कब करते हैं? जब हम 1 2 3 बार चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम रिविजन करते हैं। तो ये वो स्टेप है, और ये फाइनली कब होगी? जब आपका पूरा सिलेबस एक बार हो गया है, फिर हम एक एक चैप्टर को पिक करके उसका रिविजन दे दिया करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो जैसा कि टेस्ट सीरीज का तो भाई जितनी कम जितनी लगाओ उतनी कम, है ना, जितने क्वेश्चंस लगाएं उतने कम, यही बात है। तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जा रहा है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द अवेलेबल होने वाली हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये रही सारी की सारी डिटेलिंग आपकी नीट मॉड्यूल की, और ये तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए आपके यूनिवर्सली डिजाइन है। ठीक है, तो किसी भी तरह की क्वेरी हो, कोई भी परेशानी, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर? चलो, अब हम आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर। जैसा मैंने बताया आपको कि अमॉर्फस सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन हमें नहीं पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जल्दी से कुछ हर एक स्टूडेंट एक एक पॉइंट बता दे, या आप चाहे तो सारे पॉइंट्स बता सकते हैं। जल्दी से बता दे कि क्या क्या पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे रिगार्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब उसका क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं ना, तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्या क्या क्लासिफिकेशन थे। ठीक है, अच्छा चलो, सबसे बेसिक चीज जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, जो डिफरेंशिएट करती है अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन को। वो क्या है भाई? कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, या उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है? रेगुलर, बिल्कुल बराबर, आगे पीछे ऊपर नीचे बिल्कुल वही अरेंजमेंट हमको मिलने वाली है। मतलब ये क्या फॉलो करते हैं, या इनमें क्या ऑर्डर देखा जाता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, है ना, लंबी दूरी तक हमें सेम पैटर्न देखने को मिलता है। क्लियर है ये चीज? चलो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सबसे पहली चीज क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सबसे पहली चीज, मतलब क्या है इसका भाई? कि ये क्या फॉलो करते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, ये बात तो सभी को पता है, और ये बेसिक चीज है। बाकी अब क्या है इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, या फिर आगे किसी तरह की बातें जैसे आइसोट्रोपिक है, एनाइसोट्रोपिक है, क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है इतनी चीज? बाकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज से कहां से क्वेश्चन आता है वो सब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? प्रीवियस वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए बाकी अब शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के साथ। अब जब हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सिंस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये जितने भी टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं सभी पर अप्लाई होने वाला है ना, ये चीज तो सभी पर अप्लाई होने वाली है। तो देखते हैं। अब देखो, मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, और इसीलिए हम अमॉर्फस सॉलिड्स ना पढ़कर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन सही बात है इतनी। चलो, फॉर एग्जाम्पल ऑल द मेटालिक एलिमेंट्स, आपके जितने भी मेटालिक एलिमेंट्स हैं, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, जितने भी मेटालिक एलिमेंट्स बोला है, इसमें स्ट्रेट बोला है मेटालिक एलिमेंट्स एंड सिल्वर। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, और कंपाउंड्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, नैफ्थलीन, ये सारे क्या हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं।
ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला था कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस, जितने ज्यादा, मोस्ट मतलब क्या होता है, आप समझ लो कि 100% है तो उसमें से 90% तो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर है उनका, क्रिस्टलाइन, ठीक है। अब सेकेंड चीज जो आती है वो है एग्जाम्पल्स। तो आपको एग्जाम्पल्स बता दिए कि भाई मेटालिक, नॉन मेटालिक, चाहे सॉलिड सब्सटेंस मेटालिक हो, चाहे सॉलिड सब्सटेंस नॉन मेटालिक हो, और चाहे वो कोई कंपाउंड हो, है ना। मोस्टली सब कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन, मोस्टली। अब यहां पर स्पेसिफिक चीज ये है कि कौन से मेटालिक, नॉन मेटालिक और कंपाउंड आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। तो नोट्स में कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक, कंपाउंड, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कोई नहीं होने वाला है, तो इनको लिस्ट डाउन करेंगे। मेटालिक में आपके ये आ जाएंगे, नॉन मेटालिक में सल्फर फास्फोरस आयोडीन, क्लियर है, और कंपाउंड में क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एंड नैप्थलीन, ठीक है। इतनी बातें हुई आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लेकर। ये सारे एग्जाम्पल्स जल्दी से लिस्ट डाउन कर लो या नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, फिर से एक बार देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस, अधिकतर कैसे होते हैं, किस नेचर के होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के, ठीक है। अब चाहे वो सॉलिड सब्सटेंस मेटालिक हो, नॉन मेटालिक हो, या फिर कैसा हो, कंपाउंड फॉर्म में हो, उसका नेचर क्रिस्टलाइन होगा, और स्पेसिफिकली यहां पर आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं, ठीक है। अब सारे की बात नहीं करिए, सभी की बात नहीं करिए, एनसीईआरटी ने जितना बोला है ना हम उतना ध्यान रख लें, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है वी विल क्लासिफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब हम ये जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का किसके बेसिस पर करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हुआ है, तो ये क्या है भाई, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या बॉन्ड्स दैट होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर। अब मेटल्स, अगर मेटालिक सॉलिड है तो उसमें किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है, नॉन मेटालिक सॉलिड है तो उसमें किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर कंपाउंड है तो अगर वो आयोनिक है तो उसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोवेलेंट है तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्लियर है, इतनी बातें, ये सब चीजें क्लियर हो रही हैं आपको, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब ये जो सॉलिड्स हैं इनके बेसिस पर कि इनमें बॉन्ड्स कैसे हैं, इस बेसिस पर या इस फाउंडेशन पर हम डिवाइड करते हैं सॉलिड्स को, ठीक है। तो अगली लाइन जो आप लिखने वाले हैं अपने नोट्स में वो क्या होगी भाई, वो ये होगी कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसको अंडरलाइन कर लेना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द बॉन्ड या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड में, इनके बीच में किस तरह का फोर्स एक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पर हम इन्हें डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। मतलब दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर सॉलिड्स में एक साथ, देखो सॉलिड्स में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है ना, जो कि पार्टिकल्स को एक दूसरे से एसोसिएशन, क्लोज एसोसिएशन में रखता है, एक दूसरे के पास रखता है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ही, या जो भी दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड, है ना। आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मतलब क्या होता है यार, कुछ ऐसे बहुत टेक्निकल टर्म नहीं है, सीधी सी चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड मतलब क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिख लो इसको कहीं पर, बॉन्ड मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये सबसे इजी स्टेटमेंट है बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए, है ना। जो केमिकल बॉन्ड है दो स्पीशीज के बीच में होगा, दो एटम्स के बीच में होगा, है ना।
क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ नहीं, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे समझ लो आप, है ना। तो ये किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। हमने 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में देखा होगा कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होता है, वॉन वॉल्स फोर्सेस होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इतने सारे फोर्सेस हमने देखे। तो अब इन्हीं के बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। सही बात है? इतनी क्लियर है? तो क्या समझे यहां तक कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस टाइप का है? आयोनिक बॉन्ड है, या फिर आयोनिक बॉन्ड होगा तो किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आगे देखेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो मतलब, या आयोनिक सॉलिड है तो उसमें किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है प्रेजेंट, किस टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो सकता है प्रेजेंट, ठीक है। हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में भी, अगर आयोनिक है स्पीशीज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बस ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे हमारा ये आगे कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। ओके, चलो इनके बेसिस पर हमने डिवाइड किया है। देखो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, जो हमें पढ़ने हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वॉन डेर वाल्स फोर्स। सबसे पहला कौन सा है भाई? वॉन डेर वाल्स फोर्स। दूसरा कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तीसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, एंड फाइनल जो है भाई वो है मेटालिक बॉन्ड। क्लियर है इतनी चीज? वॉन डेर वाल्स फोर्स, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, नाम सुने सुने लग रहे हैं? बिल्कुल, हम सारे के सारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इन्हीं के बेसिस पर हमने डिवाइड कर दिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, ठीक है। चलो, तो आपने पहली स्टेटमेंट क्या लिखी थी, या लास्ट स्टेटमेंट जो भी थी वो क्या लिखी थी? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्ड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड, ठीक है। दीज फोर्सेस आर, ये जो फोर्सेस हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो कौन कौन से हैं भाई? एक तो है वॉन डेर वाल्स फोर्स, बहुत ही वीक फोर्स होता है, वेरी वेरी वीक फोर्स, बहुत ज्यादा वीक फोर्स होता है, इसका ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं होता है। आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दीज आर मतलब ये जो हैं ये क्या है? टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिनके बेसिस पर हम क्लासिफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वॉन डेर वाल्स फोर्स है, आयोनिक बॉन्ड्स हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, मेटालिक बॉन्ड्स हैं। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, देखें आगे, सही चल रहा है यहां तक? एक बार फिर से देख लो कौन कौन से फोर्सेस हैं भाई? वॉन डेर वाल्स फोर्स, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, ऑन दिस बेसिस, अब ये जो हमने फोर्सेस देखे, इनके बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया है? एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ionic solids, metallic solids and covalent solids. Molecular solids, ionic solids, metallic solids and covalent solids. अब देखो यहां पर एक एक करके मैं लिख रही हूं। Molecular solids, एक काम करते हैं, टाइप ऑफ सॉलिड लिख लिया मैंने, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यहां क्या है भाई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट। देखो अब एक चीज देख लो यहां पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलो आप या फिर टाइप ऑफ बॉन्ड बोलो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड क्या है? बॉन्ड ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं लिख लेती हूं यहां पर जितने भी टाइप्स दिख रहे हैं। सबसे पहला क्या है भाई? मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। सेकंड क्या है? आयोनिक सॉलिड। थर्ड हमारा कौन सा है? मेटालिक सॉलिड।
फोर्थ कौन सा है? कोवैलेंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, अब टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है इसमें? मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? देखो यहां पर, देखो ये थे फोर्सेस हमारे। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात हो रही है, मतलब हमारा जो टाइप ऑफ बॉन्ड या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो कौन सा होगा भाई? वैन डर वाल्स। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कह लो। चलिए, अगला आयोनिक सॉलिड्स में कौन सा होगा? आयोनिक बॉन्ड, या दूसरा क्या बोल सकते हो आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही मैं आपसे पूछना चाहती थी। अभी ये कैसे प्रेजेंट है एक एक करके बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ आप समझ लो कि किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होगा, है ना? आयोनिक सॉलिड है तो कौन सा आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या फिर आप कह लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड, कोवैलेंट सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्ड, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कोवैलेंट बॉन्ड इन मेटालिक बॉन्ड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड, कोवैलेंट सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सही चल रही हैं चीजें यहां तक? तो ये है हमारे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर जो टाइप ऑफ बॉन्ड है वो कौन सा प्रेजेंट है। इजी है याद करना। देखो, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड होगा, कोवैलेंट सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्ड होगा, बाकी आयोनिक सॉलिड में आयोनिक बॉन्ड होगा, या फिर जब भी स्पीशीज आयोनिक है मतलब आयंस प्रेजेंट है उसमें। आयंस प्रेजेंट है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कौन सा होता है भाई? अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही पढ़ता है अभी तक कि जब भी आयोनिक सॉलिड होगा कोई, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशीज रहेंगे और उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फिर बचता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होता है, ये सारी चीजें हमने 11th में देख ली हैं। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई सबसे पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का ना फर्दर डिवीजन है। किस तरह से देखेंगे, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस अब यहां पर ऐसे कंक्लूसिवली बोल तो दिया है वैन डर वाल्स फोर्सेस, लेकिन इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। फिर आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप देख सकते हो। क्लियर है? तो ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो फोर्सेस हैं वैन डर वाल्स में, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, या आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इसके बेसिस पर भाई क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। अभी क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कौन से टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट है? वैन डर वाल्स, है ना। अब वैन डर वाल्स फोर्सेस का डिवीजन है, टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस है, इसीलिए टाइप्स ऑफ सॉलिड्स भी हम देख लेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी देख लेंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहला आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आपकी बुक में है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपके बोर्ड्स में या पूछ ले, मतलब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे। जैसे आयोनिक सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? आयंस होते हैं, है ना। सिमिलरली मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। नाम से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड है मतलब कि मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड है मतलब कि मॉलिक्यूल्स उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं।
ठीक है, तो वही चीज बोलिए कि मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब आप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हेडिंग डालेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डैश करके क्या लिख लोगे, मॉलिक्यूल्स। मतलब ये तरीका होता है नोट्स बनाने का। क्लियर है? चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हेडिंग अपनी सब हेडिंग डाल ली है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सबसे पहला टाइप हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, तो कैसे, सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स। इजी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, वैसे यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है भाई, मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल एज अ होल इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एग्जाम्पल अभी देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए, दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। क्यों? क्योंकि वॉन डर वाल्स फोर्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, इसीलिए हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला टाइप क्या आ जाएगा आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर, भाई नॉन पोलर और पोलर में क्या डिफरेंस है, नॉन पोलर एंड पोलर में क्या डिफरेंस है, नॉन पोलर और पोलर क्या डिफरेंस है, कोई बता पाएगा? यहां पर क्या समझते हो आप नॉन पोलर से या पोलर से? देखो, अगर हम डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में बात करें, डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन पोलर में करता है। या फिर आप समझ लो कि पोलर में, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या जब भी कोई स्पीशीज पोलर होती है ना, मतलब उसमें हमें देखने को मिलता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। क्या देखने मिलता है भाई, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। यहां पर कोई सेपरेशन ऑफ चार्जेस देखने नहीं मिलता है, यहां पर स्पीशीज एज अ होल इज न्यूट्रल। ठीक है, होमो एटम्स होते हैं ये क्या होते हैं, होमो एटम्स होते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज। नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस, मतलब हमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस देखने नहीं मिलेगा। क्लियर है? या तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, नो सेपरेशन, वैसे मतलब एक जस्ट तरीका है बताने का। सेपरेशन ऑफ चार्जेस यहां पर देखने को मिलता है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव स्फीयर्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने HCl ले लिया है ना, HCl ले लिया। अब हाइड्रोजन क्लोरीन के कंपैरिजन में पॉजिटिव है एंड क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेयर जो होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी तरफ ज्यादा होगी। तो यहां पर क्योंकि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टूवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर है दो एटम्स के बीच में, उसको वो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो उसके ऊपर भाई नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, पूरा पूरा नहीं लेकिन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या डेवलप हो गए भाई, चार्जेस डेवलप हो गए, मतलब हमारी जो स्पीशीज है वो पोलर हो गई क्योंकि इसमें दो पोल्स डेवलप हो गए, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव पोल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसीलिए तो पोलर स्पीशीज ऐसे होते हैं। नॉन पोलर में, अब देखो नॉन पोलर में क्या होता है, हाइड्रोजन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, ये मॉलिक्यूल है ना बेटा, ये जैसे एग्जाम्पल में हमने HCl मॉलिक्यूल लिया है, वैसे यहां पर हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिया एग्जाम्पल में। अब आप खुद से समझो, दोनों एटम तो सेम है यार, ये क्लोरीन एक ही सेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे? भाई दो हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगी ना, सिमिलरली दो क्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगी ना।
ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ना किसी की तरफ ज्यादा ना किसी की तरफ कम, बिल्कुल बीच में। तो काय का सेपरेशन ऑफ चार्जेस फिर, ठीक है, ये है मेन डिफरेंस दोनों के बीच में। और अक्सर यहां पर जैसे नॉन पोलर स्पीशीज है ना, इनमें आप क्या देखेंगे, होमो एटम्स ही देखेंगे। होमो एटम्स क्या होता है, होमो एटम्स या आप कह लो होमोमोलिकुलर स्पीशीज या होमोमोलिकुलर स्पीशीज होते हैं ये, होमो एटॉमिक भी कह सकते हो। यहां पर इसके केस में हेटेरोएटॉमिक होता है, ठीक है। होमो मतलब क्या होता है, सेम। होमो मतलब क्या होता है, सेम। तो अगर मैं इस वर्ड को रिप्लेस कर दूं भाई सेम से, तो क्या दिख रहा है, सेम एटम्स। तो वाकई में सेम एटम्स ही तो है। तो नॉन पोलर में हमेशा सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, पोलर में अलग अलग एटम्स होते हैं। सिंस अलग अलग एटम्स होते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग ही होती है। क्लियर है ये बात, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फिर अलग अलग ही होती है। सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, और सेम होती है तो भाई जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है दोनों के बीच में। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा रहती है, क्योंकि भाई क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ओके, तो कुछ जादू नहीं हो रहा है, ये बस एक ट्रेंड है जो हमने थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स या पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखा था, तो बस उसी के बेसिस पर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, आई होप यहां तक चीजें क्लियर है कि पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इसी पे डिवाइडेड हैं भाई, इसी कॉन्सेप्ट पर डिवाइडेड है। सबसे पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और दूसरा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, नॉन पोलर क्या होते हैं, दे कंप्राइज ईदर एटम्स, फॉर एग्जांपल या तो सिर्फ सिंगल एटम होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, या तो इनमें सिर्फ क्या होगा, एटम्स होंगे, जैसे आपकी नोबेल गैसेस। ठीक है, कभी देखा है नोबेल गैसेस का मॉलिक्यूल बनते हुए? मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है क्या कि आर्गन Ar2 Ar3 एग्जिस्ट कर रही है, जेनॉन Xc4 एग्जिस्ट कर रहा है? मैंने तो नहीं देखा, है ना। तो यहां पर जो हम एटम्स की बात कर रहे हैं ये चीफली है किसके केस में भाई, नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकती, है ना। और सिंस ये गैसेस है तो इनके बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वी कैन से, या किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है, नॉन पोलर। ओके, दे कंप्राइज ईदर एटम्स, फॉर एग्जांपल आर्गन एंड हीलियम, या फिर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। एग्जाम्पल, या फिर मॉलिक्यूल्स आप कह लो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब सेम एटम से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल्स आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच में, या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में की कैटेगरी में, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके भाई हाइड्रोजन, Cl2, I2। हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है भाई ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। H2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, H2 को ऐसे लिखा जा सकता है। सिमिलरली Cl2 को कैसे लिखा जा सकता है भाई, Cl-Cl, ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो ये जो बॉन्ड है ये किस टाइप का बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है भाई, ये है नॉन पोलर बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर इन नेचर।
अब आपको पोलर और नॉन पोलर के बीच में डिफरेंस पता है ना, तो अब आप समझ जाएंगे कि नॉन पोलर का क्या मतलब होता है। ठीक है, जब नॉन पोलर की बात आती है तो ये बॉन्ड जो है किसी भी लेवल पर पोलर नहीं होता है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे डेवलप नहीं होंगे। अगेन व्हाट इज द रीजन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर ये बॉन्ड नॉन पोलर क्यों है, सेम एटम है तो क्या ऐसा सेम होगा इनके बीच में, व्हाट इज द रीजन कि ये बॉन्ड पोलर नहीं है। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो आई होप आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्लियर है। क्या आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, या तो आपकी वही नोबेल गैसेस आ जाएंगी, एटम्स आर्गन हीलियम इस टाइप की। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख लो, आर्गन और हीलियम, है ना। फिर आपका आएगा मॉलिक्यूल्स, या फिर जैसे हाइड्रोजन Cl2I2 इस टाइप में। क्लियर है, चलो अगला देखते हैं। In these solids, atoms or molecules are held by weak dispersion forces या London forces, about which you have learned in class 11th. London dispersion forces. अब देखो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं ये एक टाइप के वॉन डर वाल्स फोर्सेस ही हैं। दूसरी बात क्या बोली जा रही है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, कि जो टाइप ऑफ फोर्स प्रेजेंट है इसमें वॉन डर वाल्स फोर्स तो है, लेकिन वॉन डर वाल्स फोर्स कौन सा वाला, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स या फिर आप कह लो लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, और ये बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं। इसको ऐसे देखो, इसमें अलग अलग लिखा है, आप कंक्लूसिवली ये भी बोल सकते हो कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस प्रेजेंट है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। लंडन फोर्सेस या लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, जो बोलना है दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए, दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट। अब प्रॉपर्टीज नॉन पोलर सॉलिड्स कैसे होते हैं, क्योंकि वीक फोर्सेस प्रेजेंट है। देखो मेंशन्ड है, एक चीज ध्यान में रखना कि जो वॉन डर वाल्स फोर्स है ना भाई, बहुत वीक फोर्स है, तभी तो स्पीशीज एज अ गैस प्रेजेंट है ना। तभी तो जो गैसेस होती हैं उनके बीच में किस टाइप का फोर्स प्रेजेंट होता है, किस टाइप का फोर्स प्रेजेंट होता है, जल्दी से बता दो, वॉन डर वाल्स फोर्स, है ना। क्योंकि ये बहुत वीक टाइप का फोर्स है, तभी तो वो एज गैसेस हैं। अगर इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट होता तो भाई ये सॉलिड्स हो जाते ना यार, है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कभी सुना है क्लोरीन गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी। अब आप बोलोगे मैम हम मतलब लाइक हम सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, तो एट सम पॉइंट इनका सॉलिडिफिकेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, देयरफॉर ये रीजन यहाँ पर हम यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड आर यूजुअली इन लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपका जो जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो चीज यहाँ पर इस स्टेटमेंट में जस्टिफाइड है या जस्टिफाई हो गई है कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब हमारी क्या आदत है भाई, कि हाइड्रोजन शुरू से पता है कि गैस है, हीलियम शुरू से पता है कि गैस है, वो बलून्स में फिल कर दी जाती थी, नाइट्रोजन शुरू से पता है गैस है, क्लोरीन शुरू से पता है गैस है, लेकिन बेटा वो उसका फॉर्म है एट रूम टेम्परेचर। जब हम कंडीशंस चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशंस में गैसेस का सॉलिडिफिकेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये उस लेवल पर बात की जा रही है कि जब अगर ये कभी गैसेस सॉलिडिफाई होती हैं और ये सॉलिड्स या सॉलिड फॉर्म अपना देती हैं, तो किस टाइप के फोर्सेस उनमें प्रेजेंट हैं, तब भी हमारे वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस ही प्रेजेंट है या लंडन डिस्पर्जन फोर्स। लंडन डिस्पर्जन फोर्स क्या है, टाइप ऑफ वीक वॉन डर वाल फोर्स। ठीक है, तब वो तब भी प्रेजेंट रहेगा। अब क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, देखो एक तो गैसेस रूम टेम्परेचर पे, गैसेस मतलब सीधी एक चीज क्लिक करती है कि बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कौन सा, वॉन डर वाल्स फोर्स। ठीक है ना, तो वही चीज इसी रीजन से ये जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, साथ ही साथ दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। अब भाई दो चीजों के बीच में जो बॉन्ड है, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड है, या क्लोरीन ले लो, क्लोरीन गैस है, इनके बीच में जो बॉन्ड है ऑलरेडी वीक है यार, तो इसको तोड़ने में या इसको मेल्ट करवाने में, मेल्ट करवाना मतलब कि स्पीशीज को तोड़ना, ब्रेक करना, तो इसको ब्रेक करने में क्या ज्यादा हीट एनर्जी लगेगी? कोई हीट एनर्जी नहीं लगेगी, बिल्कुल कोई हीट एनर्जी नहीं लगेगी और स्पीशीज मेल्ट कर जाएगी, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये वीक है। बॉन्ड कैसा है? वीक है। तो वीक बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा ताकत लगती है क्या? ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी क्या? नहीं। तो इसीलिए लो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जरा सा टेम्परेचर दिया और खेल खत्म। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब दूसरी बात क्या होती है कि एक चीज होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब भाई बहुत टेम्परेचर देना पड़ रहा है, बहुत हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, तब जाकर के बॉन्ड टूट रहे हैं। लेकिन वो चीज तो यहां पर है ही नहीं ना, वो चीज तो यहां पर है ही नहीं। सीधी सीधी चीज क्या है भाई कि जो दो हमारी एटम्स हैं, इनके बीच में जो टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है वो खुद ही वीक है, तो उसको तोड़ने में थोड़ी ताकत लगेगी, बिल्कुल भी ताकत नहीं लगेगी। क्लियर है? ठीक है ये चीज। आप खुद से सोचो कि दो स्टोन्स हैं, या आप कोई भी ऐसा बेसिक सा एग्जाम्पल ले लो कि अगर आपने किसी चीज को धीरे बहुत लूजली पकड़ा है, तो कोई आपका हाथ खोल रहा है तो उसको बहुत ज्यादा ताकत लगेगी क्या? बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी क्या? नहीं, वो इजीली, क्योंकि आपने लूजली पकड़ा, आपकी ग्रिप लूज है ना। तो वही वाली बात आ जाती है कि इन दोनों एटम्स की ग्रिप बहुत लूज है। ग्रिप लूज है तो इजीली ब्रेक हो जाएंगे, इजीली छूट जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा हीट एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ब्रेक हो जाएंगे, इसीलिए लो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एंड आर यूजुअली इन लिक्विड और गैसेस। बिल्कुल हमें पता है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, आर्गन, हीलियम, क्या है? सब नोबेल गैसेस हैं, ये एग्जांपल्स देखे ना अभी। ठीक है, चलो, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए भाई? सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। फिर लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, लिक्विड या गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे लिक्विड्स या गैसेस होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, इतनी बातें आई होप सभी को क्लियर है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मुझे लगता है कि अब सही चल रहा है, क्लियर हो गया है। अगर किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अगला आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अगला क्या आता है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर वर्ड सबसे पहले क्या स्ट्राइक करेगा भाई? डाइपोल्स बन चुके हैं, दो डाइपोल्स बन चुके हैं। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में the molecules of substances like HCl, SO2 etc. are formed by polar covalent bonds. कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है भाई? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। यहां पर भी ये जो बॉन्ड था ये कौन सा था? कोवैलेंट बॉन्ड ही तो था। ये वाला जो बॉन्ड है भाई कोवैलेंट बॉन्ड ही तो है। कैसे है ये कोवैलेंट बॉन्ड? अब वो बात अलग है कि नॉन पोलर है, वो बात अलग है कि नॉन पोलर है, लेकिन है तो कोवैलेंट बॉन्ड ना। हाउ? देखो, हाइड्रोजन क्या होता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। इन दोनों को अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करनी है तो शेयरिंग कर लेते हैं। क्या बन जाता है ये? इस तरह से। तो ये तो शेयर्ड पेयर है ना, शेयर्ड पेयर को ही हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड में क्या होता है भाई? दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहेगा। बॉन्ड के फॉर्म में देखना है तो ये लो, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। सिमिलरली Cl2 के लिए भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करनी है अपनी अपनी, तो क्या करते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये भी आपका हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये इसका क्या मतलब, बेसिस क्या है कि ये इसमें किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है? ये वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, सही है यहां तक? है तो बेटा वो कोवैलेंट बॉन्ड ही। सिमिलरली यहां पर जो अब हम बात करने वाले हैं HCl के बीच में, HCl के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर है, ये ज्यादा किसकी तरफ होती है? क्लोरीन की तरफ, बिकॉज ऑफ इट्स
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये जो शेयर्ड पेयर है HCl का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, इसको क्या कंप्लीट करनी है, अपनी ड्यूप्लेट, शेयरिंग हो जाती है और ये बन जाता है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे ही होता है ना। तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा, जो बॉन्ड बना रही है इनके बीच में, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ज्यादा किसकी तरफ होती है, क्लोरीन की तरफ ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में पोल्स डेवलप हो जाते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, पोलार, क्या बोलते हैं, पोलार, ठीक है। चलो SO2 का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। ये रहा सल्फर, ये रहे ऑक्सीजन हमारे, ठीक है। चलो सल्फर 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको, और हैं कितने इसमें, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हैं। सिमिलरली यहां पर ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करनी है सबको अपनी अपनी। तो क्या होगा भाई, देखो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्डिंग होगी तो किस तरह की बॉन्डिंग होगी, देखो ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो यहां से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, यहां से ये भी जाएंगे, ठीक है। 2 सल्फर पे है, 6 है इन टोटल, ठीक है। यहां से अगर डबल बॉन्ड बनता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड, ठीक है, और सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, 2, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन सेटिस्फाइड, सल्फर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिर्फ 6 अभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और चाहिए, तो 2 और कैसे हो जाएंगे भाई, 2 और कैसे, मतलब लाइक इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहां पर देखो, यहां पर फिर हमारा बनेगा सिंगल बॉन्ड, इस तरह से। इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फिर इस ऑक्सीजन पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी ठीक है, यस। सबकी ऑक्टेट चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब यहाँ पर ये तो ठीक है, देखने क्या मिला, ओवरऑल की शेयरिंग ही हो रही है, जो भी हो रही है वो पूरी शेयरिंग हो रही है। अब जहां पर भी शेयरिंग आती है इलेक्ट्रॉन्स की तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो भाई SO2 में भी किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवैलेंट। किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड। और सिंस सल्फर और ऑक्सीजन इसमें पोलार, ये वाला जो बॉन्ड है ना भाई, ये किस तरह का है, पोलार है। पोलार क्यों है, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अगेन इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जहां पर भी इस तरह से चार्ज सेपरेशन होता है भाई, वहां पर हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है। ओके, चलो, तो ये जो बॉन्ड है ये पोलर तो है, लेकिन पोलर में भी कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों, देख लिया, क्योंकि शेयरिंग प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, अब द मॉलिक्यूल्स इन सच सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन। बेटा ये जो है ना डाइपोल इंटरेक्शन, ये क्या है, टाइप ऑफ वॉन डेर वाल्स फोर्स है। वॉन डेर वाल्स फोर्स, अब आप देखो, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अलग अलग टाइप के आ रहे हैं वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, जो अभी हम इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स या इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स स्टडी कर रहे हैं, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या देखा,
सबसे पहला नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें किस टाइप का प्रेजेंट था, और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इसमें किस टाइप का प्रेजेंट है। नॉन पोलर में किस टाइप का प्रेजेंट था भाई, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। और यहां पर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, ये है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के भी टाइप्स हैं, इसलिए हमें मॉलिक्यूल के भी टाइप्स या मॉलिक्यूल को भी टाइप्स में डिवाइड करना पड़ा। यहां देखो ये बोला है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किस में एग्जिस्ट करता है, पोलर जब होता है हमारा मॉलिक्यूल। क्या रीजन है, क्योंकि दो पोल्स डेवलप हो जाते हैं, दो पोल्स डेवलप हो जाते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं डाइपोल्स। डाई मतलब टू, पोल्स मतलब पोल्स, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, ठीक है। तो ये जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये एग्जिस्ट करता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। और आप खुद से सोचो कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव स्फीयर डेवलप हो रहे हैं, मतलब अब ये पॉजिटिव नेगेटिव में जो अट्रैक्शन होगा ये न्यूट्रल से तो ज्यादा ही होगा, इससे तो ज्यादा ही होगा। आयोनिक सॉलिड्स में प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव स्फीयर्स होते हैं, तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो रहे हैं, तो ये जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये इससे तो ज्यादा ही है मैग्नीट्यूड में, इसीलिए बोला है रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो नॉन पोलर में कैसे थे, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, उससे तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है, यही पढ़ रहे हैं ना हम, टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है सॉलिड्स को, ठीक है। चलिए अब ये सॉलिड्स कैसे होते हैं, अगेन सेम सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये चीज तो कॉमन है, ठीक है। तो मेन जो है वो क्या है भाई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहां से जो आपका कीवर्ड है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल्स ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो चाहो तो ये देख सकते हो, हमारा जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसमें जो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है वो कौन से हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन से प्रेजेंट थे, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। वेरी वेरी वीक, ये तो मतलब बिल्कुल बेजान हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं है, बस वो नाम के लिए बोल दिया भाई कि हाँ है इनके बीच में भी, ठीक है, बिल्कुल नेग्लिजिबल फोर्सेस होते हैं। तो दिस इज द समरी फॉर आर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रखेंगे, नॉन पोलर जब भी आप देखोगे तो हमेशा उसमें आपको होमो एटम्स देखने को मिलेंगे, है ना, सेम टाइप, और इसमें आपको हेटेरो एटम्स स्ट्रक्चर में या जो भी आपका मॉलिक्यूल्स में हेटेरो एटम्स देखने मिलेंगे। क्लियर है इतनी चीज। चलो आगे देखते हैं आप फर्दर क्लासिफिकेशन। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर। अब नॉन पोलर के बारे में क्या पढ़ा था कि वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं या लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। अब सिंस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में फोर्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे वो उससे नॉन पोलर वाले से तो ज्यादा ही होंगे, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर अगर देखें एक तरह से तो पोलर का ज्यादा होता है देन नॉन पोलर, है ना, ठीक है। चलिए, येट मोस्ट ऑफ दीज आर गैसेस और लिक्विड्स अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन फिर भी जैसे अब HCl कभी कभी गैस होती है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी तो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस ही है। एग्जाम्पल पढ़ा ना पोलर का SO2, तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये गैसेस होती हैं, ऑल्दो इनके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं देन नॉन पोलर। क्लियर है। चलिए, सॉलिड SO2 एंड सॉलिड NH3 होना चाहिए, ये अमोनिया गैस, ओके, आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच सॉलिड्स।
सॉलिड SO2 सॉलिड NH3। अब बोलोगे यही, ये मैं वही बात कर रही हूँ ना। अगेन आप सोचो कि मैम SO2 तो गैस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्यों पढ़ रहे हैं हम इन्हें? बेटा क्योंकि इनका जो अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन वाली पिक्चर आपके दिमाग में बैठी है ना, वो आपको सोचने नहीं दे रही है। तो जो गैसेज हैं ये भी सॉलिडिफाई हो सकती हैं, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, या रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे पॉसिबल नहीं है। उनके लिए हमें कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, तो यहां तक आई होप आपको बढ़िया क्लियर है, और कोई भी अगर डाउट आता है तो मुझसे पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए थर्ड टाइप ऑफ जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के हमने 3 डिवीजन देखे अभी तक। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्या था? नॉन पोलर था, फिर पोलर था, अब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ध्यान रहेगा? चलिए, सही है यहां तक। अब देखो अगली चीज कि ये जो सॉलिड्स हैं इनके बीच में जो टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन सा होता है भाई? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। फिर भाई, फिर ये कैसे अलग है, किस टाइप से अलग हैं जो हमारे पोलर कोवैलेंट सॉलिड्स थे उससे? तो इस तरह से अलग हैं कि इनमें जो बॉन्डिंग है उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन एक बहुत ही स्पेशल एलिमेंट है, तो इसीलिए हमने, क्योंकि वो इन्वॉल्व होता है ऐसे सारे ही कंपाउंड्स में, तो हमने उसको क्या दे दिया है भाई नाम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए डिफरेंस समझेंगे। अब देखो थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बात करेंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किस किस के बीच में है? बहुत ही लिमिटेड एलिमेंट्स हैं। एक तो हमारा जो एटम होता है, जो मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसमें एक फिक्स्ड एटम तो हाइड्रोजन है, तभी तो भाई नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन, या आप कह लो इज प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन एटम, आई एम सॉरी, हाइड्रोजन एटम पहला। दूसरा क्या है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, जो मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसमें एक एटम तो हाइड्रोजन होगा, और दूसरा एटम कौन सा होगा? दूसरा एटम होगा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है ये चीज? दूसरा एटम कौन सा होगा भाई? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होते हैं? अब भी और आज ही के आज लिस्ट याद कर लें। FONCl क्या बन गया? फोन कॉल। फोन कॉल आता है ना, फोन कॉल, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो हमें लिस्ट याद ही है। ठीक है, इजी। तो ये है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और अगर हमने किसी भी रेशो में, लाइक किसी फिक्स्ड रेशो में इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो भाई उनके फिर उन स्पीशीज के बीच में कौन सी बॉन्डिंग आ जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बहुत ही चुनिंदा एलिमेंट्स हैं। आप सोचो, आप हाइड्रोजन लो और सभी के साथ एक एक कंपाउंड बनाओ। सोच पा रहे हो क्या कौन सा कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन के साथ में इन सभी का? देखो हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन एक देगा कंपाउंड HF। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक कंपाउंड देगा H2O और H2O2। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, हाइड्रोजन एंड H2O, फिर इसके अलावा नाइट्रोजन के साथ कौन सा कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोजन? NH3। ओके, ये बहुत बेसिक कंपाउंड्स हैं। बाकी आगे आयोनिक फॉर्म इनका या कुछ और बातें वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ स्टैंडर्ड समझ लो NH3। ठीक है, सिमिलरली Cl के बारे में HCl,
है ना। ब्रोमीन के लिए HBr, HI, क्लियर है। NH3H2, H2O को मैं ऐसे लिख ले रही हूँ HOH, है ना। एंड देन वी हैव NH3, तो NH3 को कुछ इस तरह से लिख ले रहे हैं। तो हर एक स्पीशीज में आप क्या देख पाएंगे कि हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही, हर एक स्पीशीज में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही, साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ना बेटा, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ, ये वाला, ये दोनों बॉन्ड्स हो गए, ये तीनों बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। फिर ये वाला बॉन्ड हो गया, ये वाला बॉन्ड हो गया, ये वाला क्या बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये सारे, और ये है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सही बात है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये इस टाइप के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें ये जो बॉन्ड होता है ना, ये होता पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन नाम क्यों दे दिया हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमें इसमें दिख जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल पर आते हैं, तो देखो यहाँ क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बिल्कुल, अगर आप ले लो HCl का एग्जाम्पल, तो ये जो बॉन्ड है भाई, एक तो ये कोवेलेंट है, क्यों, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बना है, साथ ही साथ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है, तो पोलर भी हो गया और कोवेलेंट भी हो गया, इसीलिए पूरा पूरा नाम दे दिया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आप कोई सा भी ले लो, NH3 का मॉलिक्यूल ले लो, NHH, ठीक है, ये इसके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, ऊपर एक जाती है लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाती है शेयरिंग इनके बीच में, और ये एक ऊपर जो है वो लोन पेयर है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, ये किस टाइप का बॉन्ड है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही है, क्योंकि अगेन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इस पे डेवलप होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बाकी हमारे हाइड्रोजन पर डेवलप होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो शेयरिंग के लिए कोवेलेंट हो गया है, और डाइपोल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए पोलर हो गया है, ठीक है। इसीलिए हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। प्लस स्पेसिफिकली हाइड्रोजन बॉन्डेड क्यों बोल दिया भाई, क्योंकि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखने मिल जाता है। देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड FON एटम्स। FON एटम्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। सिर्फ इतने बताए हैं, मैंने आपको आगे के और बता दिए कि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, ठीक है। सही चल रहा है यहां तक, चलिए। अब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स, आइस, H2O, वाटर है लेकिन रूम टेम्परेचर पे वाटर है। अगेन जो गैसेस का केस है वो भी आप ऐसे ही कंसिडर कर सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे वो गैसेस है, लेकिन हमने जैसे ही उन्हें कंडीशंस दूसरी प्रोवाइड करी वो सॉलिड्स में चेंज हो गई। सिमिलरली यहाँ पर वाटर, H2O वाटर है ना, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वाटर है भाई, हमने उसको कंडीशंस दूसरी प्रोवाइड करी है फ्रिज में रखकर, तो वो कैसा हो गया, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया। लेकिन बॉन्डिंग कौन सी है उसके बीच में, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। अब थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ, धीरे धीरे आराम से रिकॉल करो। नॉन पोलर कोवेलेंट सॉलिड्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसमें हमने क्या पढ़ा था, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन गैसेस, ठीक है, यही पढ़ी थी। तो जब यहां पर वाटर के बीच में क्या है भाई, वाटर व्हेन इट वाज लिक्विड तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, आइस में चेंज हुआ तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो वहां पर जब हम गैसेस की बात कर रहे थे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेस की जब वो गैसियस फॉर्म में है एट रूम टेम्परेचर, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। तो भाई जब वो सॉलिडिफाई होंगी तब भी सेम ही बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ चेंज हुआ क्या, नहीं, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है सॉलिड फॉर्म में, तो वहां पर भी वही रहेगा, इसीलिए आपको पढ़ा दिया, ठीक है। चलो अब ये भाई दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कभी देखा है बर्फ को,
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हुए? नहीं, है ना। जनरली दे आर वॉलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। वॉलेटाइल मतलब क्या होता है? ऐसे लिक्विड्स जो उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो अक्सर वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सही चल रहा है अभी तक? चलिए, वॉलेटाइल मतलब उड़ जाते हैं, बैठे रखे रखे उड़ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, आई होप सही चल रहा है। तो ये था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा सारा का सारा मटेरियल। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे होते हैं भाई? जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन ये जो टाइप ऑफ बॉन्ड होता है ये कौन सा होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। चलो, आई होप कि यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है, बढ़िया यहां तक। चलो, अब आता है आयोनिक सॉलिड्स। क्या आता है भाई? आयोनिक सॉलिड्स। अभी तक हमने क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने देखा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, है ना। अब आता है आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स तो बहुत इजी है, हमने बहुत बार पढ़ा भी है। देखो, आयोनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? आयंस होते हैं, ठीक है। आयंस होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दूसरी चीज क्या है कि such solids are formed by 3-dimensional arrangement of cations and anions bound by strong coulombic forces बोलो या electrostatic forces बोलो, बात एक ही है। मतलब Na plus Cl minus Na plus Cl minus Na plus, ठीक है। फिर Cl minus यहाँ हो जाएगा Na plus Cl minus। ये आयोनिक सॉलिड है, NaCl हमारा आयोनिक सॉलिड है ना। ठीक है, और ये 3 डायमेंशनल है, आगे भी यही है, ठीक है। मतलब लाइक इस तरफ हम लेयर बिल्ड करते हैं तो भी यही हमको मिलता जाता है, सेम लेयर मिलती जाती है। तभी क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन है रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। अब आप सोचो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस क्यों बोला है? क्योंकि सामने दिख रहा है यार, ठीक है। आयोनिक सॉलिड नाम ही इसीलिए दिया क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट हैं। अगली चीज 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है केटायंस एनायंस की, बिल्कुल। ये 2 डायमेंशनल हमने देख ली, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। सिमिलरली जेड एक्सिस में जब हम आगे बिल्ड करेंगे ये लेयर तो भी सेम अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, इसीलिए बोला है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ केटायंस एंड एनायंस हमें सॉलिड्स में देखने को मिलती है, आयोनिक सॉलिड्स में, ठीक है। अब इनके बीच में आगे बोल दिया है बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो सही बात है भाई, Na प्लस है, Cl माइनस है, तो जो ये पॉजिटिव नेगेटिव स्फीयर्स हैं इनके बीच में ये जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चलो, दीज सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। अब क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लिख दिया है भाई? स्ट्रॉन्ग। उधर जब हम वॉन डर वाल्स फोर्स पढ़ रहे थे तो क्या लिखा था? वीक लंडन फोर्सेस या वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। वीक, स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? मतलब तो क्लियर है भाई कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई बहुत ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ने में मेहनत लगेगी ना यार, मेहनत लगेगी, इसीलिए हार्ड होते हैं सॉलिड्स जो होते हैं, ये वाले आयोनिक सॉलिड्स हार्ड होते हैं। क्लियर है? ठीक है। एंड ब्रिटल इन नेचर, टूट जा, ब्रिटल मतलब अगेन टूट जाते हैं जो, ठीक है, हार्ड होते हैं, टच की बात हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगली चीज, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब स्ट्रॉन्ग है भाई तो उसको तोड़ने में, ब्रेक करने में हीट एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो जो हमारा NaCl है या फिर कोई भी आयोनिक कंपाउंड है वो ब्रेक करने में टाइम लेगा, ठीक है, उसको टाइम लगेगा टूटने में, मेल्ट होने में, नॉट ब्रेक करने में। ब्रेक तो हम एक हैमर मार के कर सकते हैं, लेकिन मेल्ट होने में, है ना, तो मेल्ट होने में टाइम लगेगा, ज़्यादा हीट एनर्जी लगेगी, क्योंकि
इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, इसीलिए दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो अगली चीज, सिंस द आयंस आर नॉट फ्री। हाँ, तो अब जब कंडक्टिविटी की बात आती है, अभी तो हमने मेल्टिंग पॉइंट देख लिया, बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, कंडक्टिविटी की जब बात आती है तो सॉलिड में आयोनिक सॉलिड्स इन सॉलिड स्टेट, मतलब जब वो अपने सॉलिड फॉर्म में है तो वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन इन एक्वस स्टेट ये हो जाते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं भाई। देखो, सिंस द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो आयंस मूव नहीं कर पाते क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल बाउंड है, तो मूव नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हमने इसका फॉर्म एक्वस किया, पानी मिला दिया, तो आयंस क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, आयोनाइज हो गए, राइट, आयंस हो गए, मतलब लाइक दूर दूर हो गए। तो वही चीज इन द मोल्टन स्टेट और व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, या तो मोल्टन स्टेट या तो पिघला दो, मेल्टिंग पॉइंट रीच करवा के पिघला दो, या फिर मोल्टन स्टेट में या जब इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस क्या हो जाते हैं, दे आर फ्री टू मूव। और जब आयंस का मोबिलाइजेशन हुआ, जब वो मूव करने लगे, तो क्या हो गया, दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हैं भाई, और बाकी सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट करते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब आयोनिक सॉलिड्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा बेस्ट एग्जाम्पल, KCl है हमारे पास, बहुत सारे ऐसे NaNO3, ऑल ऑफ दीज सब क्या है, आयोनिक सॉलिड्स हैं। चलिए अगली बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की। मेटालिक सॉलिड्स में क्या आएगा कि मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय C ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय, अच्छा C ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आगे, ओके ठीक है। तो मेटेलिक सॉलिड्स की जब हम बात करेंगे, मतलब मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो जब मेटल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, मेटल आयंस अरेंज्ड होते हैं और इनके आसपास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन अ sea ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। These electrons are mobile and are evenly spread throughout the crystal. मान लो ये हमारा कोई मेटालिक सॉलिड है, तो इसमें मेटल आयंस तो होंगे जिसको मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। C ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या मतलब है इनका, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं भैया, बढ़िया फ्री होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट। वही बोला, these electrons are mobile and are evenly spread out throughout the crystal. Each metal atom contributes one or more electrons towards the sea of mobile electrons. ठीक है, हर एक जो हमारा मेटल एटम है, हर एक मेटल एटम कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है या अपना कंट्रीब्यूशन देता है इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं इनमें भाई किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मेटालिक बॉन्ड, ओके। चलिए, these are free and mobile electrons are responsible for high electrical and thermal conductivity, again क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल है, जिससे आयंस फ्री थे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, when an electric field is applied, these electrons flow through the network of positive ions. Okay, चलिए, similarly when heat is supplied to one portion of a metal, thermal energy is uniformly spread throughout by free electrons. मतलब यहाँ पर अगर हमने हीट एनर्जी सप्लाई करी है, तो ये हीट एनर्जी दूसरे मेटेलिक एंड तक कैसे पहुँचती है, दूसरे मेटेलिक एंड तक कैसे पहुँचेगी ये हीट एनर्जी भाई, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। यहाँ पर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हीट एनर्जी दी, तो भाई ये अब अपनी जगह बैठेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी, तो वो भगने लगेगा,
ठीक है, मूव करने लगेगा और मूवमेंट से ही जो लाइक थर्मल एनर्जी है वो पूरे क्रिस्टल में स्प्रेड आउट हो जाती है यूनिफॉर्मली। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स इज देयर लस्टर एंड कलर। लस्टर मतलब क्या होता है? मेटल्स लस्टरस है मतलब शाइनी है ना? गोल्ड कितना शाइनी है, सिल्वर कितना शाइनी है। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं लस्ट्रस होते हैं। अगेन व्हाट इज द रीजन? दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स आर हाईली मिलेलिएबल एंड डक्टाइल। मिलेलिएबल का मतलब क्या होता है? ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, सब आपने पढ़ी है 10th में। मिलेलिएबल मतलब क्या होता है भाई? कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। और डक्टाइल मतलब क्या होता है? ड्रॉन इनटू वायर्स। यहां पर डक्टाइल में एग्जांपल आ जाएगा आपका कॉपर वायर, कॉपर वायर, सिल्वर वायर, गोल्ड वायर भाई, है ना? ईयर पियर्सिंग के लिए सभी लोग गए होंगे। तो होता है ना वो चांदी का तार या सोने का तार, कैसे बनता है? मेटल है, लेकिन क्योंकि इट इज डक्टाइल, बीट करने पर टूटेगा नहीं। जब भी हमें किसी भी लाइक मेटल को वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको लाइक बीट करना पड़ेगा ना। ठीक है, सिमिलरली शीट्स में कन्वर्ट करना है तो बीट करना पड़ेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए टूटते नहीं है। आप ग्लास को बीट करके शीट्स में कन्वर्ट करने का देख लो, तुरंत टूट जाएगा, बिल्कुल चूर चूर, है ना? ऐसे ये चूर चूर नहीं होते, सीधी सी बात, इजी बात। ठीक है, चलो, तो हाईली मिलेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी। चलिए, अब आता है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। नेटवर्क सॉलिड्स मतलब होता है कि ये जो सॉलिड्स हैं बड़े बड़े अपने वी कैन से नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो लास्ट जो टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वो है कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, चलो देखो, a wide variety of crystalline solids of non-metals result in the formation of covalent bonds between adjacent atoms throughout the crystal। मतलब जो crystalline solids हैं, लेकिन ये वाले जो लाइक नेटवर्क सॉलिड्स हैं, ये बनाता कौन है? नॉन मेटल्स। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, अपने आप में या आपस में ही कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल देते हैं जिसको हम बोलते हैं जॉइंट मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, देयरफॉर एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पोजीशंस। ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स जैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं वैसे ही ये भी होते हैं स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रेंथ अच्छी होती है इनकी। बाकी इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है? हार्ड एंड ब्रिटल, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इंसुलेटर्स होते हैं एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल क्या है? डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ सच सॉलिड्स। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं इस टाइप के सॉलिड्स के। ठीक है, चलिए, फिर आता है एक एक्सेप्शन, ग्रेफाइट। यहाँ पर क्योंकि पहले बोल दिया था कि ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, तो उसी से अगर आगे चलकर बात चलती है कि ग्रेफाइट ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस क्लास ऑफ क्रिस्टल्स, लेकिन इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या है? ये एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज वो क्यों शो कर रहा है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है भाई? देखो, कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स एंड ईच एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स। लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? देखो यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से जो हमारी एक रिंग है कार्बन की वो बनी होती है। वेट अ मिनट, ठीक है, इस तरह से आगे आप चाहो तो और बना सकते हो।
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हेक्सागोनल लेयर्स हैं जिसमें हमारा ग्रेफाइट अरेंज्ड है, ठीक है, मैं ये आपको सिर्फ एनालाइज करने के लिए बताया है। इसमें जो कार्बन है वो कितनी वैलेंसी शो कर रहा है? क्या वो टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है? नहीं। देखो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड्स बना रहा है, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है भाई वो फ्री है, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में कंडक्शन करवाता है, बात खत्म। ठीक है, तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल रिंग्स का, उसमें जो कार्बन्स हैं, कार्बन्स उनकी 3-3 वैलेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स एंड ईच एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड। बॉन्डिंग तो कोवेलेंट है ना, कार्बन कार्बन के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होगी। ठीक है, टू इट्स 3 नेबरिंग एटम्स, इसके कार्बन के 3 नेबरिंग एटम्स कौन? कोई भी कार्बन ले लो, चलो ये वाला ले लो, इसका नेबरिंग एटम एक ये और एक ये, है ना, 3 नेबरिंग एटम्स है। तो जो अब सिंस कार्बन 4 की वैलेंसी शो करता है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है, तो जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ईच एटम, इट इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है एंड इट इज फ्री टू मूव। इसीलिए अब बिकॉज वो फ्री है, बिकॉज उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में क्या करवाता है? कंडक्शन करवाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स में ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट को क्या बता देते हैं भाई कि ग्रेफाइट बहुत ही बेहतरीन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डिफरेंट लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर बाकी लेयर स्लाइड कर सकते हैं, इसीलिए इट इज यूज्ड एज अ सॉलिड ल्यूब्रिकेंट। ठीक है, चलिए, तो यहां पर पूरा समअप होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हैं। अगर कोई डाउट है आपकी तरफ से तो आप बिल्कुल बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्लियर है? चलिए, बाकी कोई भी लेक्चर आपको देखना है सॉलिड स्टेट का या आपके 11th के लेक्चर्स, तो सीधे आप क्या करेंगे? magnetbrains.com पर जाएंगे। क्लियर है? www.magnetbrains.com वेबसाइट है ऑफिशियल, जहां पर आपके सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाने वाले हैं। ये जो कोर्सेज हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, चलिए, तो जो भी आपको देखना है, लाइक अगर आपको बोर्ड्स की प्रेपरेशन करनी है या फिर किसी और चीज़ की, नीट का ही कोई और सब्जेक्ट, तो सिंपली magnetbrains.com पर जाएंगे, अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फाइनली कोर्स सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा? आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे सारे ही सब्जेक्ट के आइकन्स, और वॉच नाउ पर टैप करके आप क्या कर सकते हो? अपना इंडिविजुअल सब्जेक्ट का पूरा वीडियो कोर्स देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और इसमें बहुत सारी चीजें, देखिए लेक्चर्स तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ DPPs, PDF और सोल्यूशन, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने वाली हैं। आप चाहे एक दिन में 1 वीडियो देखो, चाहे 10 वीडियो देखो, एक दिन में 1 DPP डाउनलोड करो, चाहे 10 करो, सारी की सारी आपकी एक बार में डाउनलोड हो जाने वाली है। मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं है किसी भी तरह का, मतलब आप डाउनलोड करेंगे और फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो में आपसे सब्सक्रिप्शन का मैसेज आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सभी कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। चलिए, यहाँ से वॉच नाउ पर जैसे टैप करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से प्ले हो जाएगा। सिमिलरली DPPs अगर आप डाउनलोड नाउ पर टैप करते हैं तो वो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? और ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट इज 100% फ्री कोर्स। ठीक है, चलिए, एंड अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल। ठीक है, चलिए, तो शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करेंगे सेशन को। मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आपके डाउट्स वेलकम है। मिलेंगे अगले लेक्चर में।